इज द इम्पोर्टेंस ऑफ डीएनए कॉपिंग इन रिप्रोडक्शन? डीएनए कॉपिंग मैकेनिज्म का क्या इंपॉर्टेंस होता है आपके रिप्रोडक्शन में? लेट मी टेल यू, जब डीएनए कॉपी हो रहा होता है, जब भी डीएनए कॉपी हो रहा होता है ऑर्गेनिज्म में, तो उसमें बहुत सारी इनएक्यूरेसीज आ जाती हैं। द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन डिफरेंट फ्रॉम फर्टिलाइजेशन? पॉलिनेशन क्या था? पॉलिनेशन का जो प्रोसेस होता है उसमें हम क्या करते हैं? ट्रांसफर ऑफ pollen grains from anther to the stigma। ठीक है, the anther contains the pollen grains। pollen grains के अंदर ही क्या प्रेजेंट होते हैं? मेल गैमीट्स प्रेजेंट होते हैं आपके फ्लावर्स के। ठीक है, हे सेल्स, कैसे हो आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे, सबकी पढ़ाई भी और लाइफ भी काफी अमेजिंग चल रही होगी। मैं हूं आपकी अपनी खुशबू मैम, बायोलॉजी मास्टर टीचर एट वेदांतु। आज के सेशन में हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशंस के आपके चैप्टर हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस के। तो हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस का वन शॉट ऑलरेडी चैनल पे अपलोड हो चुका है। अगर इन केस आपने नहीं देखा है तो मेक श्योर जरूर करना कि आप उसको देखना बिल्कुल भी मत भूलना, ताकि आपको वो चैप्टर एकदम मस्त से समझ में आ जाए। मैंने हर एक छोटे छोटे पॉइंट्स को उसमें कवर किया है ताकि आप उसको देखना ना भूलें। चलो तो लेट्स बिगिन आवर एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, जो कि आपके काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं बोर्ड एग्जाम के लिए। Here we go with the first question, that is what is the importance of DNA copying in reproduction? डीएनए कॉपिंग मैकेनिज्म का क्या इंपॉर्टेंस होता है आपके रिप्रोडक्शन में? लेट मी टेल यू, जब डीएनए कॉपी हो रहा होता है, जब भी डीएनए कॉपी हो रहा होता है ऑर्गेनिज्म में, तो उसमें बहुत सारी इनएक्यूरेसीज आ जाती हैं। यही इनएक्यूरेसीज की वजह से उस डीएनए में बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं। भाई कॉपी होता है तो चेंजेस आते हैं। यही चेंजेस क्या लेकर के आते हैं? वेरिएशंस लेकर के आते हैं, और यही अल्टीमेटली हमको क्या देता है? सर्वाइवल एडवांटेज देता है। देखो भाई, सब में सर्वाइवल एडवांटेज नहीं देता है, लेकिन हाँ, ऐसा नहीं है हर केस में नहीं देता है, लेकिन हाँ बहुत सारे केसेस में ये हमें सर्वाइवल एडवांटेज प्रोवाइड करता है। यही इनएक्यूरेसीज की वजह से हमें सर्वाइवल एडवांटेज मिलता है और हम जिंदा हैं आपके। अब एक बात बताओ, जब भी आप किसी की नोटबुक से कॉपी कर रहे होते हो तो बिल्कुल एज इट इज तो लिख नहीं देते हो। हाँ, लिखते वही सेम टू सेम हो, लेकिन क्या राइटिंग सेम होती है? नहीं होती है। पेन सेम होता है? नहीं होता है ना? तो वही चीजें होती हैं हमारे डीएनए कॉपिंग मैकेनिज्म के टाइम पे। यही चेंजेस आने की वजह से हम लोग एकदम सेम टू सेम अपने मम्मी पापा जैसे नहीं दिखते हैं। ठीक है, यही इंपॉर्टेंस होता है आपके वेरिएशंस डीएनए कॉपिंग का रिप्रोडक्शन में। ठीक है, चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाई इज वेरिएशन बेनिफिशियल टू द स्पीशीज बट नॉट नेसेसरी फॉर इंडिविजुअल? ठीक है, तो अगर मैं इंडिविजुअल की बात करूं, अगर मैं किसी डॉग की बात करूं, एक सिंगल डॉग की, तो वो हो जाएगा आपका इंडिविजुअल। ठीक है, इंडिविजुअल के लिए ये नेसेसरी नहीं है, इंडिविजुअल के लिए ये नेसेसरी नहीं है। लेकिन अगर मैं पूरे डॉग के स्पीशीज की, जितनी भी डॉग अर्थ पे प्रेजेंट है, उन सारे डॉग्स को इकट्ठा कर दूं, तो उन इकट्ठे वाले डॉग्स को हम स्पीशीज बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? स्पीशीज बोलते हैं। तो स्पीशीज के लिए तो ये बेनिफिट है, लेकिन आपके एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के लिए बेनिफिशियल नहीं होता है। कैसे? सपोज करो मैंने कहा कि ये हमारा एक ट्री है, ये हमारा एक ग्रीन कलर का ट्री है। ठीक है, इस पे आपके ग्रीन कलर के बीटल्स रहते थे, ग्रीन कलर की स्पीशीज के बीटल्स रहते थे। क्या है ये? आपके बीटल्स हैं, ग्रीन कलर के रहते थे। अचानक से उसमें क्या हुआ? वेरिएशन हो गया और एक रेड कलर के बीटल आ गए। क्या आ गए? बहुत सारे छोटे छोटे रेड कलर के बीटल्स आ गए आपके। ठीक है, एक रेड कलर का बीटल आ गया। अब एक बात बताओ, अगर क्रो को खाना होगा उस पेड़ में से किसी बीटल को, तो किसको खा जाएगा वो? सबसे पहले रेड बीटल को ही उठा करके खा जाएगा। क्यों? क्योंकि तो आराम से दिख जाएगा, ग्रीन बीटल उसको दिखेंगे नहीं। तो देख रहे हो, एक इंडिविजुअल के लिए, एक इंडिविजुअल बीटल के लिए आपका ये वेरिएशन, ये जो चेंजेस अचानक से उसमें आए, वो उसके लिए नुकसानदेह थे, जरूरी नहीं कि वो बेनिफिशियल थे। लेकिन अगर मैं बात करूं आपके ये बाकी सारे बीटल की स्पीशीज की, बाकी सारे बीटल के स्पीशीज की, तो ये जो वेरिएशंस उनके अंदर आए थे, ये जो चेंजेस उनके अंदर आए थे, जिसकी वजह से वो ग्रीन कलर के बन गए हैं, वो उनके लिए बेनिफिशियल थे। तो जरूरी नहीं है वो एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के लिए नेसेसरी हो, उनको सर्वाइवल का एडवांटेज प्रोवाइड करे, लेकिन एक स्पीशीज को करते हैं। और ये सर्वाइवल का एडवांटेज एक्चुअली में आपके नेचर पे डिपेंड करता है। इट डिपेंड्स ऑन नेचुरल सिलेक्शन। अगर बाई चांस यहाँ पे ब्राउन कलर का पेड़ होता, ठीक है, ब्राउन कलर का पेड़ होता, और ये जो मेरे बीटल होते ये भी ब्राउन कलर के होते,
सोचो, तो अब तो यहाँ तो ग्रीन कलर के बीटल रह ही नहीं पाते। तो इट एक्चुअली डिपेंड्स ऑन योर नेचर कि आपका वो इंडिविजुअल या वो स्पीशीज इस नेचर में सर्वाइव कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी। ठीक है, चलो भैया नेक्स्ट आ जाते हैं। हाउ डज बाइनरी फिजन डिफर फ्रॉम मल्टीपल फिजन? तो बाइनरी फिजन में क्या था भाई, बाइनरी फिजन में आपका एक पेरेंट सेल दो डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाता है, दो डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, और अगर मैं बात करूं आपके मल्टीपल फिजन की, तो मल्टीपल फिजन में जो है आपका एक पेरेंट सेल मल्टीपल डॉटर्स में कन्वर्ट हो जाता है। बहुत सारी मल्टीपल डॉटर्स, एक दो से ज्यादा डॉटर सेल्स बनाता है आपकी। ठीक है, मल्टीपल डॉटर सेल्स क्रिएट कर देता है। चलो भैया, यही बेसिक सा डिफरेंस होता है दोनों में। हाउ विल ऑर्गेनिज्म बी बेनिफिटेड इफ इट रिप्रोड्यूसेस थ्रू स्पोर्स? तो भाई देखो, स्पोर्स जो होते हैं ना वो बहुत ही इनडिस्ट्रक्टिबल होते हैं। इनडिस्ट्रक्टिबल का मतलब भैया क्या, तुम कैसा भी इन्वायरमेंट लेकर के आ जाओ, इजिली तुम इनको, खराब होते हैं लेकिन इजीली आप स्पोर्स को मार नहीं सकते हो, है ना, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हो। इतने हल्के होते हैं, कहीं भी डिस्पर्स हो जाते हैं, हवा के थ्रू, पानी के थ्रू आराम से इधर उधर फैल सकते हैं हर जगह पे। ठीक है, तो जिसकी वजह से आपके बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स डेवलप हो सकते हैं। अब ये स्पोर्स को डेवलप होने के लिए एनर्जी भी ज्यादा नहीं चाहिए होती है, तो इतने सारे एडवांटेज होते हैं अगर आपका ऑर्गेनिजम्स स्पोर्स के थ्रू जनरेट डेवलप हो रहा है। देखो, पहली चीज, इजिली फेवरेबल कंडीशंस में रह लेते हैं, इनको आराम, अनफेवरेबल कंडीशन में आराम से रह लेते हैं, और फेवरेबल कंडीशन में तो नया ही फंगस जनरेट कर देते हैं। डिस्पर्स बहुत इजीली हो जाते हैं, कहीं पे भी ट्रैवल कर सकते हैं, ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट भी नहीं होती है इनको ग्रो करने के लिए। तो यही सारे एडवांटेज होते हैं आपके उन ऑर्गेनिजम्स के पास जो स्पोर्स से रिप्रोडक्शन परफॉर्म करते हैं। Next question, can you think of a reason why more complex organism cannot give rise to new individual through regeneration? जब मैंने आपको regeneration explain किया था, ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि रीजनरेशन करवाने के लिए आपके पास स्पेशलाइज्ड सेल्स की प्रेजेंस होनी चाहिए, है ना। ये स्पेशलाइज्ड सेल्स अगर आपके पास प्रेजेंट होंगे तभी आप रीजनरेट कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते हो। तो हमारी बॉडी जो है कॉम्प्लेक्स है, हमारी बॉडी के अंदर हर जगह ये रीजनरेटिव सेल्स या स्पेशलाइज्ड सेल्स नहीं प्रेजेंट है, कुछ बहुत जगहों पे प्रेजेंट है, जैसे कि हमारे लिवर में प्रेजेंट, तो लीवर रीजनरेट हो सकता है। हमारे आरबीसीज के अंदर है ये कैपेसिटी, तो वो रीजन हो सकती है, लेकिन हमारे हर एक बॉडी पार्ट के अंदर नहीं प्रेजेंट। अब मैं सोचूं इसका हाथ को काट दूं तो क्या ये रीजनरेट हो सकता है? नहीं हो सकता ना, क्यों? क्योंकि इसके पास स्पेशलाइज्ड सेल्स नहीं प्रेजेंट है। तो उन ऑर्गेनिजम्स के पास जिनके पास ये रीजनरेशन सेल्स, स्पेशलाइज्ड सेल्स प्रेजेंट होते हैं, वही सिर्फ ये रीजनरेशन का प्रोसेस परफॉर्म कर सकते हैं, सब नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, व्हाई इज वेजिटेटिव प्रोपगेशन प्रैक्टिस्ड फॉर ग्रोइंग सम टाइप ऑफ प्लांट्स? देखो, सबसे पहली चीज मैंने आपको बताई थी, जो पौधे आपके सीडलेस होते हैं वो आराम से दे कैन इजिली ग्रो थ्रू द वेजिटेटिव प्रोपगेशन, बहुत इजिली हम उनको ग्रो कर सकते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन के थ्रू। दूसरा, आपका जो भी आपने प्लांट्स वेजिटेटिवली प्रोपगेट किए होते हैं उनमें फ्लावर्स और फ्रूट्स बहुत जल्दी दिखाई देने लग जाते हैं। दे कंटेन फ्लावर्स एंड फ्रूट मच अर्लियर, बहुत जल्दी उनमें आने लगते हैं एज कंपेयर टू उन पौधों में जो सीड्स के थ्रू डेवलप हुए हैं। तो ये सारे एडवांटेज होते हैं प्रैक्टिस करने के, अगर हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन करवा करके किसी प्लांट्स को ग्रो करवा रहे हैं। जैसे कि दे डू नॉट वाइबल सीड्स नहीं, तो तब भी हम उनको ग्रो करवा सकते हैं, बहुत जल्दी मेथड होता है, और यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा टाइम और एनर्जी नहीं खर्च करनी पड़ती है वेजिटेटिव प्रोपगेशन वाले प्लांट्स को ग्रो करवाने के लिए। जैसे कि नॉर्मल सीड वाले प्लांट होते हैं ना, उनको फर्टिलाइजेशन, मैन्योर, ना जाने क्या क्या प्रोवाइड करना पड़ जाता है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता, यहाँ पे ऐसा इन वेजिटेटिव प्रोपगेशन वाले प्लांट्स में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। यही आपका मेन एडवांटेज रहता है इनका। Why is DNA copying mechanism is an essential part of the process of reproduction? तो भाई essential किस लिए है? क्यों? क्योंकि ये आपका क्या करता है, वेरिएशंस जनरेट करता है, ठीक है, और यही वेरिएशंस आपको क्या करते हैं, सर्वाइवल का एडवांटेज प्रोवाइड करते हैं। सिंपल है ना। सबसे पहले आंसर में भी मैंने आपको यही बताया था कि डीएनए कॉपिंग मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट प्रोसेस इसीलिए होता है क्योंकि ये आपकी बॉडी में चेंजेस लेकर के आता है, जिसकी वजह से आप एकदम एग्जैक्टली सिमिलर और आइडेंटिकल अपने माता पिता से नहीं दिखते हो। आपके अंदर बहुत सारे डिफरेंट चेंजेस और वेरिएशंस दिख जाते हैं जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं आपके सर्वाइवल के लिए।
नेक्स्ट, हाउ इज द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन डिफरेंट फ्रॉम फर्टिलाइजेशन? पॉलिनेशन क्या था? पॉलिनेशन का जो प्रोसेस होता है उसमें हम क्या करते हैं? ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा। फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, हमने यही तो किया आपके पॉलन ग्रेन्स में, पॉलिनेशन प्रोसेस में, ठीक है। ये पॉलिनेशन का प्रोसेस जो होता है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन प्लांट्स, क्योंकि जब तक आपका पॉलिनेशन का प्रोसेस नहीं होगा तब तक आपका फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस नहीं होगा, है ना। और फर्टिलाइजेशन क्या होता है? इट इज अ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट, यही तो होता है आपका फर्टिलाइजेशन। अगर मैं फर्टिलाइजेशन की बात करूं तो ये आपके प्लांट्स में भी हो सकता है, अगर मैं बात करूं एनिमल्स की तो हाँ एनिमल्स में भी हो सकता है, लेकिन अगर मैं बात करूं पॉलिनेशन की तो पॉलिनेशन सिर्फ और सिर्फ आपके प्लांट्स में होता है, एनिमल्स में नहीं होता है। यही हो गया आपका बेसिक डिफरेंस। एंड लेट मी टेल यू, ये बेसिक सा डिफरेंस आपके बोर्ड्स के एग्जाम में भी आ चुका है, पता है आपको। एज इट इज यही सिमिलर क्वेश्चन पूछा गया था कि दोनों में क्या बेसिक सा डिफरेंस होता है। चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रोल ऑफ सेमिनल वेसिकल एंड प्रोस्टेट ग्लैंड? आपको मैं बताया था वन शॉट में कि सेमिनल वेसिकल एंड आपका प्रोस्टेट ग्लैंड मिल करके जो फ्लूइड रिलीज करते हैं इट फॉर्म्स द सीमेन। और यही सीमेन जो होता है आपके स्पर्म को, जो मेल्स में स्पर्म होता है, एक तो उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, एक उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, और क्या करते हैं उसको एक फ्लूइड मीडियम प्रोवाइड करते हैं ताकि वो आराम से क्या कर सके, तैर सके, स्विम कर सके। तो ये आपका एडवांटेज होता है, ये आपका रोल होता है सेमिनल वेसिकल एंड प्रोस्टेट ग्लैंड का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, What are the changes seen in girls at the time of puberty? तो क्या क्या चेंजेस थे आपको? एक तो बिगिनिंग ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल की स्टार्टिंग हो जाती है वंस दे हिट द प्यूबर्टी। ब्रेस्ट एनलार्जमेंट हो जाता है, उनकी चेस्ट एनलार्जमेंट हो जाती है, ठीक है। एंड साथ साथ में क्या होते हैं, एक्ने एंड पिंपल आने लगते हैं, ठीक है। उनकी वॉइस चेंज हो जाती है, हाई पिच्ड वॉइस हो जाती है, प्यूबिक हेयर्स डेवलप होने लगते हैं। तो ये सारे बेसिक से चेंजेस आपको देखने के लिए मिलेंगे। हिप्स बढ़ जाते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाती है, ब्रेस्ट एनलार्जमेंट होता है, प्यूबिक एरिया में और आर्मपिट में हेयर की डेवलपमेंट होने लग जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज एम्ब्रियो गेट नरिशमेंट इनसाइड द मदर्स बॉडी? तो जो मदर बॉडी होती है ना, यूट्रस के अंदर एक टिश्यू जैसा स्ट्रक्चर प्रोड्यूस करती है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट, दैट इज द प्लेसेंटा। यही प्लेसेंटा एक्चुअली में एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए फ्रॉम द मदर्स बॉडी रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट, इफ अ वुमन इज यूजिंग अ कॉपर टी विल इट हेल्प इन प्रोटेक्टिंग हर फ्रॉम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज? बिल्कुल गलत है। सिर्फ और सिर्फ आपका मैकेनिकल वे, दैट इज द कॉन्डम, कैन प्रिवेंट यू फ्रॉम द सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज एक्चुअली में तब होती है जब मेल्स में से सीमेन का ट्रांसफर हो जाता है वजाइना या फिर उनके ट्रैक्ट के अंदर, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर। तो ये सीमेन से ही आपका बैक्टीरियल, वायरल या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज एंटर करती है। तो अगर ये सीमेन आपका मैकेनिकली एंटर ही नहीं करेगा तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज होंगी नहीं। और ये तब होता है जब आप कॉन्डम्स के साथ यूजुअली सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है। कॉपर टी आपका प्रेगनेंसी अवॉइड कर सकती है बट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज का जो ट्रांसमिशन होता है वो नहीं अवॉइड कर सकती है। नेक्स्ट आते हैं, अरे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन थ्रू बडिंग यीस्ट में होता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम? वास्ट डिफरेंस मेल पार्ट होता है, ठीक है। The anther contains the pollen grains. Pollen grains के अंदर ही क्या प्रेजेंट होते हैं? मेल गैमीट्स प्रेजेंट होते हैं आपके फ्लावर्स के, ठीक है। नेक्स्ट, What are the advantages of sexual reproduction over asexual reproduction? Starting of the chapter में मैंने आपको बताया था कि sexual reproduction produces more variations, ज़्यादा variations होते हैं आपके, ठीक है। आपको different organisms different variation के साथ दिखते हैं। 2 parents involve होते हैं इसमें, zygote की formation होती है इसमें, gametes की formation होती है, जबकि ऐसा कुछ भी asexual reproduction में नहीं होता। और सबसे डिसएडवांटेज तो भाई यही होता है कि variations ही नहीं होते हैं। बहुत
बहुत ही लंबा सालों साल लग जाते हैं उनमें एक छोटा सा चेंजेस देखने के लिए, क्योंकि उनके अंदर भाई एक ही सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, कोई गैमीट्स का फ्यूजन भी नहीं हो रहा, कोई मिक्सिंग मैचिंग भी नहीं हो रही है, तो क्या वेरिएशंस आएंगे, इसीलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द फंक्शंस परफॉर्म बाय द टेस्टीज इन ह्यूमंस। टेस्टीज आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है जो सबसे पहला काम करता है स्पर्म के प्रोडक्शन में हेल्प करता है, और दूसरा काम करता है ये हार्मोन की सिंथेसिस करना, दैट इज द टेस्टोस्टेरोन, जो आपके मेल्स में प्यूबर्टी के लिए, एडोल्सेंट उनके रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जो भी एडोल्सेंट एज में चेंजेस आते हैं मेल्स के अंदर वो आपके टेस्टोस्टेरोन की वजह से ही आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डज मेंस्ट्रुएशन अकर। तो देखो भाई आपका जो ओवरी होती है ये रहा आपका यूट्रस, ठीक है, ये जो आपकी ओवरी होती है ये हर मंथ एक एग रिलीज करती है। व्हाट इट रिलीजेस, एग रिलीज करती है, और जब ये एग रिलीज करती है तो हर महीने आपका यूट्रस जो होता है क्या बनाता है, एक थिक एंड स्पंजी लाइनिंग बनाता है, थिक एंड स्पंजी लाइनिंग बनाता है जिसके अंदर बहुत सारे क्या प्रेजेंट होते हैं, ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं। व्हाट दे कंटेन लॉट ऑफ ब्लड वेसल्स, ठीक है। तो जब भी आपका ये एग, इसका फ्यूजन तो हुआ नहीं भाई स्पर्म के साथ, तो जाइगोट फॉर्मेशन तो होगी ही नहीं। ये लाइनिंग क्यों बन रही थी, ताकि इन केस अगर इन फ्यूचर में जाइगोट की फॉर्मेशन हो गई तो उसको न्यूट्रिशन की जरूरत होगी, यही न्यूट्रिशन आपके इसी थिक लाइनिंग से मिलता है। लेकिन अब तो भाई फ्यूजन हुआ ही नहीं, तो उस केस में आपका ये एग जो होता है ये तो डीजनरेट हो जाता है, ये एग जो होता है ये डीजनरेट हो जाता है, लेकिन आपकी ये यूट्रस की जो लाइनिंग होती है आपकी, ये क्या हो जाती है, रप्चर होकर के ब्रेक हो जाती है। व्हाट इट हैपेंस, ब्रेक हो जाती है, रप्चर हो जाती है, एंड इट कम्स आउट थ्रू द वजाइना इन द फॉर्म ऑफ ब्लीडिंग। इसी को ही हम कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। इसीलिए होता है ये मेंस्ट्रुएशन कि जब आपका एग फर्टिलाइज नहीं हो पाता, जाइगोट की फॉर्मेशन नहीं होती, तो इस थिक स्पंजी लाइनिंग की जरूरत भी नहीं होती है, ये ब्रेक डाउन हो जाती है और ब्लीडिंग के फॉर्मेट में वजाइना के थ्रू हर महीने गर्ल्स में होती है। तो ये उस केस में होता है। लेकिन अगर फ्यूजन हो गया तो ये मेंस्ट्रुएशन का प्रोसेस रुक जाता है फॉर द 9 months, जब तक आपका गेस्टेशन पीरियड होता है। ड्रॉ वेल लेबल्ड डायग्राम ऑफ द लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन ऑफ फ्लावर। लो भैया बना लेते हैं। ये हो गया आपका ओवरी, इग्नोर माय ड्राइंग, अगर तुम लोग की अच्छी है तो तुम लोग बना लेना भैया। ठीक है, ये क्या हो गया आपका, ये स्टिग्मा हो जाता है, कलर चेंज कर लेते हैं, ये आपका हो जाता है स्टिग्मा, ये क्या हो जाता है, बीच वाला पार्ट स्टाइल हो जाता है, और ये वाला पार्ट क्या हो जाता है, ओवरी हो जाता है। ठीक है, ये वाला पार्ट क्या हो जाता है, एंथर हो जाता है आपका, और ये वाला पार्ट क्या हो जाता है, फिलामेंट हो जाता है। बाकी तो पेटल्स और सेपल्स तो आपको पता ही है, पेटल्स पंखुड़ियां होती हैं, सेपल्स ये नीचे ग्रीन वाला पार्ट होता है। चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। सबसे पहला मेथड होता है दैट इज द मैकेनिकल या फिर बैरियर मेथड, जहाँ पे कॉन्डम्स यूज किए जाते हैं। सेकंड मेथड होता है आपका केमिकल मेथड, जहाँ पे आई पिल्स, इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस, कॉपर टी यूज होती हैं। और लास्ट मेथड होता है आपका सर्जिकल मेथड, जहाँ पे ट्यूबेक्टॉमी और वासेक्टॉमी आती है। सिर्फ इसमें से एक ही ऐसा मेथड होता है जो आपके एसटीडीज को प्रिवेंट करता है। ठीक है, बाकी कोई भी मेथड एसटीडीज को प्रिवेंट नहीं करते, सिर्फ अनवांटेड प्रेगनेंसीज को प्रिवेंट करते हैं। How are the modes of reproduction for different in unicellular and multicellular? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, मोस्टली ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जहाँ पे एक सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, जाइगोट की फॉर्मेशन नहीं होती है और गैमीट्स की फॉर्मेशन भी नहीं होती है। जबकि अगर मैं बात करूँ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की, तो उसमें क्या होता है, हम जैसे मल्टीसेलुलर, हमारे अंदर क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जो कितना डिफरेंट होता है, 2 पेरेंट होते हैं, गैमीट फॉर्मेशन होती है, जाइगोट की फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम, हाउ डज रिप्रोडक्शन हेल्प इन प्रोवाइडिंग स्टेबिलिटी टू द पॉपुलेशन ऑफ स्पीशीज। स्टेबिलिटी कैसे प्रोवाइड करती है, देखो यहाँ पे एक चीज आपको मुझे बतानी है कि जो टेस्टीज होती हैं और फीमेल्स में जो ओवरी होती है,
उसके अंदर होता है मियोटिक डिवीजन। क्या होता है उसके अंदर? होता है मियोटिक डिवीजन। मियोटिक डिवीजन में क्या होता है, आपके जो हैप्लॉइड 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। क्या होते हैं? 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स जो होते हैं आपके ओवरी के अंदर, वो आपके आधे हो जाते हैं। इट गेट्स हाफ। कितने रह जाते हैं? 23 क्रोमोसोम्स रह जाते हैं। इन पेयर्स को आप खोलोगे तो कितने होंगे? 46 क्रोमोसोम्स होंगे, तो सिर्फ 23 क्रोमोसोम्स रह जाते हैं। किस वजह से? मियोटिक डिवीजन की वजह से। यही सिमिलर चीज आपके टेस्टीज में होती है। तो जब स्पर्म फॉर्मेशन होती है तो स्पर्म के अंदर सिर्फ 23 क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। और जब यही आपका स्पर्म और यही आपका ओवम मिल करके किसकी फॉर्मेशन करता है? जाइगोट की फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ पे आपका नंबर रीस्टोर हो जाता है, पेयर्स हो जाते हैं, आपके 23 पेयर्स मिल जाते हैं। तो इस तरीके से आपका ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये स्टेबिलिटी स्पीशीज की मेंटेन करता है। और ये इसीलिए होता है ताकि आपका नंबर जो है डबल ना होता जाए। अगर यहाँ पे नंबर आधा नहीं होगा तो एक बात बताओ, यहाँ से भी 23 पेयर्स आ रहे हैं, यहाँ से भी 23 पेयर्स आ रहे हैं, तो हर जनरेशन में डबलिंग अप होती जाएगी, डबल होते जाएंगे क्रोमोसोम्स। इतने क्रोमोसोम्स नहीं चाहिए होते हैं भैया, फ्री फोकट में देते जाओ। तो इस तरीके से आपकी स्टेबिलिटी मेंटेन करते हैं आपके रिप्रोडक्शन का ये प्रोसेस। What could be the reason for adopting contraceptive methods? Obvious सी बात है, just to avoid the sexually transmitted disease, STDs को prevent करने के लिए, and to provide unwanted pregnancies, unwanted pregnancies को रोकने के लिए। इन दो conditions की वजह से आपके ये contraceptive methods use किए जाते हैं। By unwanted pregnancies से आपकी population increase होती है, family के ऊपर burden increase होता है, और ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस भी आपकी कॉज कर सकती हैं। इसीलिए इन सब के लिए आपका ये कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स यूज किए जाते हैं। हो तो दिस इज द एंड ऑफ आवर सेशन। तो बस जाते जाते क्या करना है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, ताकि जब भी आपके मेरे सेशंस अटेंड करने हो आपको उसका टाइमली नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और इन केस अगर आपको मुझे पर्सनली रीच आउट करना है या फिर कंटेंट चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे अप्रोच कर सकते हैं। खुशबू_भाटिया मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट है। यहाँ पे अभी मैंने रिसेंटली में ही बहुत सारे आपके डॉक्यूमेंट्स आपके लिए मतलब स्टडी मटेरियल्स अपलोड किए हैं, तो आप चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। तो बस जाते जाते लाइक कर देना सेशन को और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय गाइस एंड टेक केयर।